चल देखेंगे LCR series circuit. Today we have to discuss LCR series circuit. LCR series circuit. ये अपने कौन आ रहा है भाई? सर वो इस फोन में बैटरी लो है सर इसलिए। हाँ ठीक है, ध्यान रखिए। LCR series circuit. It is an alternating circuit. Alternating circuit containing inductor L, capacitor and resistor, containing capacitor, inductor and resistor in series. तीनों को सीरीज में जोड़ दिया तो हमने कह दिया कि LCR सीरीज सर्किट हो गया। अब कैसे होगा यार, डायग्राम समझेंगे। हियर L, C और R C R, they are connected in series to AC E. LCR series circuit यहां लाइन सीधी है। ये बता रहे हैं अगर इंडक्टर, कैपेसिटर और रजिस्टर तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दे तो जो सर्किट बना L, C और R, देन दे आर सेड टू बी इन सीरीज। इसके कोरेस्पोंडिंग जो करंट आया दैट इज I। आप पढ़ चुके हैं, सेकंड यूनिट में पढ़ लिया था। इन सीरीज हियर करंट थ्रू ईच इज सेम। यहां पे करंट तो सबका सेम है और वोल्टेज सबकी अलग अलग है। तो जब फेजर डायग्राम हम बनाएंगे, तो हम करंट को सेम मानेंगे। जैसे वहां पे तो हमने वोल्टेज को पहले ड्रा कर लिया था, E इज E नॉट साइन ओमेगा, बाकी सबको अलग अलग मानना था। यहाँ पे कह रहे हैं करंट को बेस लेकर चलना। क्यों कर चलना है? क्योंकि सबका करंट सेम है, डायग्राम ड्रॉ करना आसान है। इफ मान भी लिया मैंने, इफ फाई बी फेज डिफरेंस
पता नहीं ना बेटा, आप तो हमें ये नहीं पता कि जो फेज डिफरेंस है वो 90 होगा, 30 होगा, कितना होगा। इफ फाई बी फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, ये ईएमएफ कौन सा है, ईएमएफ है ये ई, वैल्यू क्या माननी थी हमने इसकी, ई नोट साइन ओमेगा टी, ई नोट साइन ओमेगा टी, ये हमने मानना था। देन ई तो कितना होगा, ई नोट साइन ओमेगा टी, एंड आई कितना होगा, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओमेगा टी ओरिजेंटल के साथ नहीं, कोई इंडिपेंडेंट एंगल है। करंट में और वोल्टेज में जो गैप है वो फाई है, यानी जो फेजर डायग्राम में बनाऊंगा ध्यान करना, जहां पे भी हम फाई मानेंगे, करंट मानेंगे, करंट और वोल्टेज का जो एंगल है वो हम फाई लेंगे बस। एक एक्सिस पे करंट होगा, एक एक्सिस पे वोल्टेज होगी। हियर वोल्टेज ड्रॉप क्या होंगी बेटा, अलग अलग होंगी। इफ पोटेंशियल या वोल्टेज जो भी आप कहेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल सी एंड आर आर वी एल वी सी एंड वी आर रिस्पेक्टिव। जब ये करंटिंग में से पास करेगा तो इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स पे वोल्टेज ड्रॉप होगी। हमने कंसीडर किया एल पे वी एल, वीसी पे सी पे वीसी और आर पे वी आर होगी। कितनी होगी, सच दैट, ध्यान करें, सच दैट वी एल इज आई एक्स एल। वीएल पर जो वोल्टेज होगी वो होगी आई एक्स एल, और वो वोल्टेज क्या करेगी, हमने पढ़ा था जो इंडक्टर का केस था बेटे, ध्यान कर ले प्लीज, जो इंडक्टर का केस था उसमें करंट 90 डिग्री आगे था, यानी वोल्टेज 90 डिग्री पीछे होगी। आ गया होगा ध्यान। यस सर। बड़ा जो इंडक्टर हमने पढ़ा था, ध्यान दो, हमने 3 अलग अलग केस पढ़े थे। रजिस्टर में तो दोनों के बीच का एंगल 0 था, यानी रजिस्टर में दे आर लाइज इन सेम फेज। कल हमने पढ़ा कैपेसिटर का केस, कैपेसिटर में था प्लस पाई बाई 2, यानी जो करंट है वो वोल्टेज से आगे है। पिछले में परसों जो पढ़ा था इंडक्टर, उसमें करंट 90 डिग्री पीछे था, इसका मतलब वोल्टेज 90 डिग्री आगे है। अगर मैं करंट को फिक्स मानूं और वीएल ड्रॉ करना होता तो मैं क्या कहूंगा, अब वोल्टेज या ईएमएफ एंड लीड्स बाय पाई बाई 2। ये जो वीएल की वैल्यू है ये इस करंट से 90 डिग्री आगे होगी। दूसरा वीसी आई एक्स सी, ये जो डीसी वोल्टेज है इसमें करंट आगे था, कल निकाला था, करंट 90 डिग्री आगे था, इसका मतलब लेग्स बिहाइंड बाई पाई बाई 2। ये जो वीसी है ये इस करंट से 90 डिग्री पीछे होगा। ये देखो सारा जो हमने 3 दिन पढ़ा है वो सारा यूज कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, इसलिए वो करना जरूरी था। वी आर इज आई आर, वी आर आई आर के बराबर है लाइज इन सेम फेज, लाइज इन सेम फेज। बेटा ये नोट कर लो आप सभी। सर ये थर्ड वाला दिखाई नहीं दे रहा। कोई बात नहीं बेटा, अभी दिखाते हैं।
बता दिया करो, कंफ्यूज ना हो याद करो। जिस दिन बढ़िया टॉपिक हो उस दिन तो बिल्कुल भी ले। अब दिख रहा है? अरे देव अब दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है। वेरी गुड। मैं इसको पढ़ो एक बार, और एक बार फिर रिपीट करूंगा मैं। इसमें नया कुछ भी नहीं है इसमें, जो हमने अब तक पढ़ा था 3 दिन से पिछले, वही यहाँ पे आज रिपीट हो रहा है। जैसे ही आप नोट कर ले देव, बता मेरे को बता दे। किसकी? वीसी। वीसी 90 डिग्री पीछे है। जानवी बेटा क्या बात, बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं, प्रॉब्लम है कोई? सर आवाज 2 मिनट तो सही आ रही है मीटिंग ज्वाइन करने के बाद, उसके बाद अपने आप कट हो ही जा रही है। ओके चलो मैं फिर दोबारा बता देता हूँ। अब आप आए हैं तो बड़ा, ये तीनों वोल्टेज थी, इन तीनों को लेके हमने फेजर डायग्राम बनाया। फेजर डायग्राम में क्योंकि करंट सेम था, इसलिए मैंने करंट को शुरुआत में एक्स एक्सिस में ले लिया और बताया VL तो 90 डिग्री आगे है, ये VL इससे 90 डिग्री आगे है, ये VC है, इसको मैं OC कह लेता हूं। यहां तक की जो पीक वैल्यू है, इस पॉइंट को मैंने C कह दिया और इस वोल्टेज को कह दिया VC। तीसरी वोल्टेज आई VR। VR किसके अलोंग है? करंट के अलोंग है। इसी तरफ करंट और इसी तरफ वोल्टेज, दैट इज VR। डेफिनेटली स्लाइटली ग्रेटर देन करंट एंड इज VR। इस पॉइंट को मैंने A कह लिया है। ये बन गया इसका फेजर डायग्राम। अब हमें इसकी रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए। अब मैं इसको मिक्सअप कर रहा हूं थोड़ा, आप चाहे अलग से डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा VL और VC बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। हो सकता है VC ज्यादा हो सकता है VL ज्यादा हो। मैं लेके चल रहा हूं सर गई आवाज। Thus the phasor diagram of LCR series circuit is as if VL is greater than VC, then अब VL और VC एक दूसरे के अपोजिट है, तो वो क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। कैंसल आउट करेंगे देन देयर रिजल्टेंट इज, उन दोनों का जो रिजल्टेंट बचेगा, देन देयर रिजल्टेंट इज OD, या D कह लेता हूं, OD कह लेता हूं इसको, OD एंड इज VL माइनस VC। VL माइनस VC। अब आप चाहे इससे इंडिपेंडेंट डायग्राम बना सकते हैं, मैं इसी में मर्ज करूंगा क्योंकि इसी में करना होता है। ये वैल्यू मैंने ले ली, ये एक्स्ट्रा लाइन जो रेड है साथ में इसके पैरेलल, ताकि और ज्यादा वो इसको थिक कर दिया मैंने ताकि समझ में आ जाए। ये वैल्यू है VL माइनस, बार की तरफ लिखता हूं, VL माइनस VC। इस पॉइंट को मैंने कह दिया D। ध्यान करें बेटा, अगर VC ज्यादा होता तो ये नीचे की तरफ बनता VC माइनस VL, पर हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमारे पास दो फेजर वेक्टर हैं, एक OA और एक OD। We have two phasor vectors now. One is OD and one is OA, such that their resultant is E with a gap of or phase difference of phi. This point named as M and K, जो भी आपको उसे K. Now write down clearly. There are two phasors
at O, say OA and OD, such that OK be their resultant. ट्रायंगल लगा दिया. OK be their resultant, say E, the net EMF. अब मैं नीचे वाले ये जो वैल्यू लिखी थी हमने VLBC वगैरह जो भी थी ये रब कर रहा हूं. वैल्यूज क्या आई देखेंगे. अब पाइथागोरस थ्योरम आप कह सकते हैं क्योंकि जितनी वैल्यू ये है उतनी ये है. या ट्रायंगल लॉ, a square plus b square plus 2ab cos 90, last term 0, that makes E is equal to 8. E is equal to under root वैल्यू VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, VL माइनस VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर. और इसी को आप कैसे मैनेज कर सकते हैं बेटा? इफ जेड भी इंपीडेंस, ये आगे पढ़ेंगे क्या होता है इंपीडेंस. इंपीडेंस का मतलब होता है अफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट. तीनों का मिला के टोटल रेजिस्टेंस अगर ये होता देन IZ इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज ब्रैकेट I स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, I स्क्वायर XL, या यूं लिख देते हैं आप कंफ्यूज ना हो, IXL माइनस IXC स्क्वायर प्लस IR स्क्वायर. देन देयर I स्क्वायर इज कॉमन, अंडर रूट से बाहर आया तो I, एंड दैट्स मेक IZ इज इक्वल टू I अंडर रूट XL minus XC square plus R square. I goes to I, and the result for the Z is under root XL minus XC square plus R square. Also, if phi तो है in triangle OAK, the phase difference is phi is tangent phi. Tan phi का फार्मूला बेटे tan थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस. I कॉमन आएगा तो इट में आल्सो राइट डाउन एज XL माइनस XC बाय R. अगेन प्लीज नोट इट डाउन, फिर आगे पढ़ेंगे. कोई डाउट है तो पूछ लें. ये जो इक्वेशन है बेटे, इस इक्वेशन को हम कहते हैं इंपीडेंस इक्वेशन. ध्यान करें, इंपीडेंस इक्वेशन. ये जो स्टार लगाया है मैंने, आप लिख लेना, मेरे पास स्पेस नहीं है यहाँ. इट इज कॉल्ड इंपीडेंस इक्वेशन. चलो देखो बेटा, यहां से कुछ एक चीजें हमें क्लियर करनी है. इफ XL is greater than X, if XL is greater than XC, then phi is positive and circuit is called reactive circuit, sorry, inductive circuit, क्योंकि इसके अंदर इंडक्टेंस ज्यादा है. अगर
XL लेस देन XC होता तो फाई नेगेटिव होता। दिख रहा है 10 फाई की वैल्यू, 10 फाई था XL माइनस XC। इसको मैं यहाँ पे VL माइनस VC भी लिख सकता हूँ, VL ग्रेटर देन VC लिख सकते हैं, सेम थिंग। एंड सर्किट इज कॉल्ड कैपेसिटिव सर्किट। ऐसी सिचुएशन में हम सर्किट को कहते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट है। अगर बाई चांस R 0 हो जाए, R is 0, अगर R 0 होगा तो रेजिस्टेंस का बचा नहीं। फाई इज इन्फिनिटी, टेंजेंट फाई इन्फिनिटी हो जाता है ऐसे केस में। देखो R 0 है, 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से डिवाइड करेंगे तो फाई इन्फिनिटी होगा। Such a circuit is called LC सर्किट। ऐसे सर्किट को हम LC सर्किट कहेंगे। ठीक है, लिखेंगे इंपीडेंस ट्रायंगल। एक बार क्या है, पीछे असाइनमेंट में दे भी रखा है, क्वेश्चन आ गया 2017 में भी आया हुआ है, उससे पहले भी 2-3 बार आया हुआ है। व्हाट इज इंपीडेंस ट्रायंगल, ये ना पूछ के उसने कह दिया व्हाट इज इंपीडेंस ट्रायंगल। आर्टिकल यही करना है, पर डेफिनेशन बदल जाएगी। क्या डेफिनेशन होगी वो देखेंगे। ये रब कर दो ना बेटे। यस सर। यस सर। impedance triangle, impedance triangle, it is the triangle, it is the triangle formed by phasors in a LCR series circuit to obtain the value of net EMF or resistance, impedance। नेट ईएमएफ भी बता सकता है वो, और इम्पीडेंस भी बता सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ट्रायंगल कौन सा है, हेयर ट्रायंगल OAK इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल बना था जिसकी हेल्प से हमने E की वैल्यू निकाली थी बटे, इज कॉल्ड इम्पीडेंस ट्रायंगल, उसी का नाम इम्पीडेंस ट्रायंगल है। हेयर द ट्रायंगल OAK is called impedance triangle। फर्दर आया impedance क्या होता है, पढ़ चुके हैं अब तो। impedance यहां लिख देता हूं मैं, चलो इसी को उतारो, फिर लिख। जैसे इस डेफिनेशन को नोट कर ले, मेरे को बता देंगे, मैं रब कर दूं। इस डायग्राम में ये जो ट्रायंगल है ना OAK, इसको आप चाहे अलग से बना सकते हैं यहाँ पे, तो इसको मैं यूं बनाता OAK, द कोरेस्पोंडिंग वैल्यूज, OA की वैल्यू VR या R लिख लो कोई नहीं, ये वैल्यू Z, ये फाई, ये वैल्यू XL माइनस XC। ये इंपीडेंस ट्रायंगल है। नेक्स्ट डेफिनेशन इंपीडेंस, ये रब कर दो भाई अमन। कर दो सर।
कर दो सर, क्या बेटे? कर दो सर। ट्रायंगल अलग से बना भी लेना बेसिक आप। व्हाट इज इम्पीडेंस? इट इज द obstruction offered by a LCR series circuit in flow of current to pass through it। एक LCR सर्किट अपने में से करंट को जाने से कितना रोकता है, वही उसका इम्पीडेंस। इट इज डेनोटेड बाय Z। इट्स SI यूनिट इज ओम and Z is and value is under root XL minus XC square plus R square। बड़ा ध्यान हो, जब आर्टिकल कर रहे थे तो मैं कह रहा था चाहे VL बड़ा हो चाहे VC बड़ा हो फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? यहाँ स्क्वायर है। चाहे मैं XL माइनस XC लिखूं चाहे मैं XC माइनस XL लिखूं, इट्स नेवर मैटर और इट्स नेवर अफेक्ट द नेट रिजल्ट। जो हमारा रिजल्ट है उसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं आता कि हम, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी उतना ही होना है, चाहे XL ज्यादा हो चाहे XC ज्यादा हो। इट डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ Z और वैल्यू ऑफ E। एक टर्म इसके रिगार्डिंग करेंगे, फिर 2-3 डेफिनेशन हैं वो लिखेंगे। एक होता है रेजोनेंस। हमने वो रेजोनेंस पढ़ना है क्योंकि न्यूमेरिकल में कई जगह आएगा। व्हाट इज द रेजोनेंस? रेजोनेंस a resonance in a LCR circuit is said to be occur if current passes through it, if current passes through it is maximum, if current passes through it is maximum। ठीक है, रेजोनेंस जब होगा जब किसी LCR सर्किट का जो करंट होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कैसे हो? V नो, हमें पता है भाई E कितना था, IZ। E is IZ, that makes I is E by Z। E by Z clearly I is maximum if and only if Z is minimum। करंट जब मैक्सिमम होगा जब Z मिनिमम होगा एंड Z is this much XL minus XC square plus R square।
and Z is minimum if देखो Z की वैल्यू है XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अगर यहाँ -1 भी होगा तो उसका भी स्क्वायर होगा, -2 होगा उसका भी स्क्वायर होगा, माइनस से तो मैटर नहीं करता। तो ये मिनिमम कब होगा? एंड इज मिनिमम इफ XL इज इक्वल टू XC। और वो मिनिमम जब होगा जब XL XC के बराबर होगा। इसको कहते हैं कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। इसको हम क्या कहेंगे? कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की कंडीशन क्या है भाई? XL XC के बराबर होना चाहिए। अगर XL XC के बराबर हो गया तो रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस हो गया तो करंट मैक्सिमम होगा। सो इट इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। यहां लिख सकते हैं आप ब्रैकेट में, रेजोनेंस कंडीशन। आगे कंटिन्यू करते हैं। XL बराबर XC का क्या मतलब है? XL बराबर XC का मतलब है बेटे, दैट्स में आल्सो रिटन एज XL ओमेगा L इज इक्वल टू XC की वैल्यू 1 बाई ओमेगा C और ओमेगा स्क्वायर इज 1 बाई LC। ओमेगा इज 1 बाई अंडर रूट LC कॉल्ड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये भी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। आल्सो जो हम मेन याद करेंगे, न्यू इज 1 बाई 2 पाई अंडर रूट LC called रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इसका नाम है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी तो जो हम एसी दे रहे हैं उसकी थी, तो उसकी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे रेजोनेंस आ सकता है, करंट मैक्सिमम हो सकता है। इसको नोट करें, ये कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कई बार इस न्यू को न्यू आर भी लिख देते हैं, जरूरी नहीं है, आप चाहे लिखे या ना लिखे। न्यू आर का मतलब होता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सभी एक बार इसको नोट कर लें।